गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल HS एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप कि सब अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग आरव भाग 1 के गद्य खंड का चैप्टर फर्स्ट नमक का दरोगा पाठ के प्रश्नोत्तर का अभ्यास देखेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको नमक का दरोगा जो स्टोरी है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था और जितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इससे बन सकते थे वो सारा का सारा ही हमने आपको करा दिया है। तो स्टोरी अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका भी आज हम अध्ययन करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उनको भी हम आज के क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? देखिए, जो अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो स्टोरी अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन चाहे जहाँ से पूछे जैसे पूछे आप दे सकते हो। स्टोरी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। स्टोरी जब अच्छे से समझ में आ जाती है तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे यह जो प्रश्न है आपका आपके लिए है कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो यह जो आंसर हमने दिया है वो हमने अपने हिसाब से दिया है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन पात्र हमको पूछा है प्रभावित करने वाला कौन है। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है, जो नायक है, वह कौन है? मुंशी बंसीधर हैं। तो पूरा का पूरा कहानी तो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, तो प्रभावित भी तो हम इन्हीं से होंगे। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र बंसीधर, यही सर्वाधिक प्रभावित करने वाले पात्र हैं। क्यों प्रभावित करने वाले पात्र हैं? तो क्योंकि बंसीधर कैसे व्यक्ति थे? एक धैर्यवान, स्वाभिमान और संवेदनशील व्यक्ति थे। कर्तव्य निष्ठता और ईमानदारी इनके व्यक्तित्व में कूट कूट के भरी हुई थी। किस समाज में रह रहे थे? एक भ्रष्ट समाज में रह रहे थे। जो समाज इनके आसपास का था वह बहुत ही भ्रष्ट था। सब पैसे के लोभ में, माया में फंसे हुए थे। सब आलोपी दिन के बिके हुए थे, इनके आसपास के जितने लोग थे। तो ऐसे समाज में रहते हुए भी पिता के द्वारा बेईमानी का सीख पा करके भी इन्होंने सत्य और ईमानदारी के रास्ते को छोड़ा नहीं था, उसी के रास्ते पर ये चल रहे थे। नौकरी से निकाले जाने पर भी और समाज और पिता के द्वारा अपमानित होने पर भी ये झूठ के सामने कमज़ोर नहीं पड़े थे और इनके इन्हीं गुणों के कारण पंडित आलोपिन दिन जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी अंत में इनके सामने नतमस्तक हो जाता है। तो प्रभावित करने वाला पात्र कौन सा हो गया? मुंशी बंसीधर। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दिन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू या पक्ष या रूप उभर कर सामने आते हैं? पंडित आलोपी दिन का जो व्यक्तित्व है उसमें वह कौन सा पक्ष है, कौन सा पहलू, उनका कौन सा व्यक्तित्व, कौन सा रूप हमें देखने को मिलता है? दो रूप इस कहानी में देखने को मिलता है। तो पहला क्या हो गया कि कहानी के आरंभ से लेकर के मध्य तक हमें जो पंडित आलोपी दिन का व्यक्तित्व दिखाई देता है वह बहुत एक बुरे चरित्र वाले जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व होता है, भ्रष्ट व्यक्तित्व वाला, बिल्कुल निंदनीय है। और जो अपने क्यों निंदनीय है, क्यों भ्रष्ट व्यक्तित्व वाले हैं, क्यों बुरे चरित्र वाले व्यक्ति हैं? क्योंकि अपने धन की शक्ति में ये क्या बने हुए थे? अगाध बन के सिंह बने हुए थे। यानी कि अपने धन की शक्ति से सब पर ये क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे। तथा अपने इसी धन की शक्ति के नीचे से ऊपर तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इन्होंने क्या किया था? अपना गुलाम बना लिया था। तो इनका यह जो व्यक्तित्व है बुरे चरित्र वाला या भ्रष्ट व्यक्तित्व वाला या बुरे आचरण वाला या निंदनीय जो व्यक्तित्व है वो कहानी के आरंभ से लेकर के हमें मध्य तक दिखाई देता है। लेकिन जब कहानी का अंत होता है तो हमें पंडित आलोपी दिन का एक उज्जवल चरित्र दिखाई देता है, एक संवेदनशील व्यक्तित्व दिखाई देता है। वह कैसा है? तो कब दिखाई देता है? जब वह बंसीधर की ईमानदारी और सत्यनिष्ठता को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं तथा अपने किए पर पछतावा भी प्रकट करते हैं। और बंसीधर को अपनी सारी संपत्ति का क्या नियुक्त किया था? उन्होंने स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। तो कितने पक्ष, कितने पहलू या कितने रूप हमें देखने को मिलते हैं पंडित आलोपी दिन के? तो दो रूप, दो पक्ष, दो पहलू, एक निंदनीय और एक अच्छा।
एक भ्रष्ट व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, एक उज्जवल चरित्र वाला व्यक्ति। यह दो रूप हमें देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करता है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रेमचंद्र की यह जो कहानी है वह एक आदर्श व्यक्तित्व को तो उजागर करता ही है, यथार्थ से संबंधित है। उस समय का जो समाज था, जैसे लोग थे, जैसा व्यक्तित्व था, जैसा विचार था, उन्हीं सारी चीज़ों को उजागर करता था। तो इस कहानी में जो पात्र हैं, तो पाठ इस पूछा है कि उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि वह समाज के किस सच्चाई को उजागर कर रहा है, यानी कि उस समय का समाज कैसा था, लोग कैसे थे, उनकी विचारधारा कैसी थी। तो इसमें क्या दिया है, वृद्ध मुंशी, वकील और शहर की भीड़। वृद्ध मुंशी जो स्टार्टिंग में ही अपने पुत्र को क्या दे रहे हैं, नौकरी के लिए सीख दे रहे हैं। वो भी कौन सी सीख, बेईमानी की सीख। क्या कहा था उन्होंने कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। पीर का मजार क्या होता है, मजार पर लोग चावतर चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो मजार बड़ा है या छोटा है ये इम्पोर्टेंट नहीं। इनके कहने का मतलब क्या था कि मजार बड़ा या छोटा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी नौकरी बड़ी या छोटी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नौकरी में ऊपरी आमदनी, यानी कि वह मजार जो है उसमें कितना, कहाँ, कौन सा मजार ऐसा है जिसमें चढ़ावा अधिक चढ़ता है, चादर अधिक चढ़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने कहा कि वह कौन सी नौकरी है, चाहे छोटी हो या बड़ी, जिसमें ऊपरी आय हो वो ज़्यादा हो, ऐसे ही नौकरी के लिए उन्होंने कहा। मासिक वेतन को उन्होंने पूर्णमासी का चांद कहा, ऊपरी आय को बहता हुआ स्रोत कहा। ये सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन किया है। तो पूछा है कि इस पंक्ति के माध्यम से समाज का कौन सा सच्चाई उजागर होता है। तो वृद्ध मुंशी का जो यह उद्धरण है, इसके माध्यम से कौन सी सच्चाई होता है कि समाज की आर्थिक और दयनीय स्थिति तो पहले हमें देखने को मिलती है कि उस समय का मतलब जो समाज था उसमें ज़्यादातर लोगों की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, दयनीय थी, और जिसके कारण समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और गहरा होता जा रहा था। यानी कि जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से लोग भ्रष्टाचार को और ज़्यादा क्या कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, बेईमानी के रास्ते पर चलने लगे थे। धन के लोभ में लोग किस रास्ते पर चलने लगे थे, बेईमानी के रास्ते पर चलने लगे थे। दूसरा व्यक्तित्व है वकील का। वकील क्या कर रहे थे, वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। कौन सा, मतलब आरोपी दिन को जब बाइज्जत बरी कर दिया गया था, उन्हें छोड़ दिया गया था, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगा था, सब के सब आरोपी दिन का ही साथ देते हैं और मुंशी बंशीधर को अपनी नौकरी त्यागनी पड़ती है। तो यहाँ पे कि वे वकील पंडित आरोपी दिन की आज्ञा पालक तथा गुलाम थे। क्यों सब उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, क्योंकि वो उनके धन से बिके हुए थे, उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहे थे, उनके गुलाम थे। तो यह जो वकील है समाज के किस स्थिति को उजागर कर रहा है, तो यह न्यायिक व्यवस्था जो है, उस समय समाज का जो न्याय था वह पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका था। उसका जो मतलब चारों तरह के लोग थे इतना ज़्यादा धन से बिक चुके थे कि सब में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त हो चुका था, जिसके कारण सत्यनिष्ठता और ईमानदारी समाज से समाप्त होती जा रही थी। किसी को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा ही नहीं रह गया था। तो क्या हो रहा है कि समाज से जो न्याय है, जो सत्यनिष्ठ भावना है, जो ईमानदारी है, पूरी तरह से समाप्त हो रही थी इसी वजह से। तीसरा आपका शहर की भीड़ है। शहर की भीड़ का क्या उदाहरण था कि मतलब जब बंशीधर आरोपी दिन को पकड़ करके लाते हैं तो सबसे पहले तो आरोपी दिन की बुराई करते हैं, और जैसे ही आरोपी दिन छूट जाते हैं तो फिर से वो बंशीधर की बुराई करना, यानी कि जिधर का पलड़ा भारी उधर ही वो समाज क्या रहा है, बढ़ रहा है। तो यह जो शहर की भीड़ है मतलब वो कैसी होती जा रही है, स्वार्थी होती जा रही है, संवेदनहीन होती जा रही है, तमाशा देखने वाला भ्रष्ट समाज हमें, मतलब उस समय का जो लोग थे पूरी तरह से अपने स्वार्थ में लिप्त हो चुके थे। उनके अंदर की जो संवेदना थी, जो भावनाएं थी, वो मर चुकी थी। वो केवल एक मतलब ऐसे ही चल रहे हैं, बस खाली जहाँ भीड़ देखी नहीं कि वहाँ इकट्ठे हो गए हैं। तो यह जो शहर की भीड़ है वो हमें क्या दिखाता है, एक संवेदनहीन समाज को दिखाता है, जिसके अंदर से संवेदना, विचार, भावना बिल्कुल मरती जा रही है। समाज के मतलब कौन अच्छा है कौन बुरा, इनकी उन्हें पहचान ही नहीं है।
जब जिसको अच्छा देखे बस उसकी तारीफ, जिसके बारे में बुरा सुने बस उसकी बुराई करना, मतलब अपनी भावना, अपनी विचार, अपनी संवेदना बिल्कुल क्या हो गई थी, मर गई थी। और ये सारी चीज़ें मिल करके क्या कर रहे थे, समाज के जो भ्रष्टाचार हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रही थी, और ज़्यादा जो विचारधारा थे सबकी संकीर्ण होती जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें अब आपके समझ में आ गई होंगी कि वृद्ध मुंशी उस समय के समाज के किस वर्ग को उजागर कर रहा है, वकील न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को, और भीड़ समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को व्यक्त कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इस तरह से आपको पंक्ति दे करके क्वेश्चन पूछता है, वही चीज़ यहाँ पे भी है। ये सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और अभी अभी पहले क्वेश्चन में भी ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया है। तो यह पूछा गया है कि यह युक्ति किसकी है, तो किसकी है। दूसरा प्रश्न आपका पूछा है कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, और क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। तो जाहिर सी बात है लास्ट क्वेश्चन से यह पूरा का पूरा वक्तव्य किसका है, वंशीधर के वृद्ध पिता का है। तो पहले अब देख लीजिए यह युक्ति किसकी है। तो यह जो उक्ति है वह किसकी है, किसने कहा था, तो मुंशी वंशीधर के वृद्ध पिता की है, और यह सीख किसे दे रहे हैं, तो वो वंशीधर को दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। तो मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, तो इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद क्या करता है, पूर्णिमा के दिन तो हमें पूरा दिखाई देता है, किंतु धीरे धीरे वह उसका आकार क्या होता है, घटने लगता है, और घटते आकार के साथ साथ एक दिन वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो मासिक वेतन होता है वो भी क्या होता है, जो मासिक वेतन है, मासिक आय है, तो जिस दिन मिलता है उस दिन तो बहुत अधिक होता है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इतनी अधिक होती है कि जल्दी ही वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इसी वजह से मासिक वेतन को क्या कहा गया है, पूर्णमासी का चांद कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि पिता के जो वक्तव्य हैं, जो उन्होंने वंशीधर को सीख दी है, तो क्या आप उससे सहमत हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चे को एक अच्छा चरित्रवान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनाना, उसे अच्छी सीख देना, सही दिशा निर्देश देना, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति का वो सामना क्यों न करे। माता पिता कभी भी अपने बच्चे को गलत रास्ते पर नहीं ले जाते हैं, और यहाँ पिता अपने पुत्र को कौन सा सीख दे रहे हैं, बेईमानी का सीख दे रहे हैं, यह बिल्कुल ही उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताइए। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक दो शीर्षक लिख सकते हैं। यहाँ हमने धन के ऊपर धर्म की जीत लिखा है, आप अधर्म के ऊपर धर्म की जीत दिखा सकते हैं, अन्याय के ऊपर न्याय की जीत दिखा सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। धर्मनिष्ठ दरोगा, ये सारे क्या हो गए आपका नमक का दरोगा कहानी का कोई भी आप ये अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा इसको आप लोग, ये आसान सा है। कहानी के अंत में क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कहानी के अंत में आलोपी दिन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकता है। तर्क सहित उत्तर देना है आपको। इस कहानी का अंत किस प्रकार करते, अगर आपको इस कहानी का अंत करना पड़ता तो आप किस प्रकार से करते। तो कहानी के अंत में जो आलोपी दिन थे वो वंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक नियुक्त किया। तो इसके पीछे का कारण क्या था, तो इसके पीछे का कारण यही था कि वंशीधर की जो सत्यनिष्ठता थी, कर्तव्यनिष्ठता थी, ईमानदारी थी, उससे वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इससे पहले उनको इस तरह का कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जो इतना ईमानदार हो, जो इतना सत्यनिष्ठ हो, जितना कर्तव्यपरायण हो। यानी कि जो समाज है उस समय की जो स्थिति है वो कैसी है, पूरी तरह से हर कोई दिक्कतों का सामना कर रहा है। बहुत कम ही लोग हैं जो इतने बड़े बड़े हैं, बाकी सब उनके मतलब पैसे के पीछे हर कोई भाग रहा है, धन के पीछे हर कोई भाग रहा है। और ऐसे समाज में एक ऐसा व्यक्तित्व जो बड़ी राशि थी, धन की बहुत राशि, 40,000 रुपये अपने आप में उसमें बहुत होती है, 40,000 तक आलोपी दिन देना चाहते हैं, लेकिन उसको भी ठुकरा करके उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया, जबकि जानते थे कि यह बहुत बड़े जमींदार हैं, मतलब हर कोई इनके आगे पीछे घूमता है। उसके बाद भी उन्होंने एक हिम्मत दिखाई, एक साहस दिखाई। तो यही सारे कारण होंगे जिसकी वजह से वो उनके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा
प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि अब तक जो आलोपी दिन मिले थे वो केवल बेईमानों से मिले थे, भ्रष्ट लोगों से मिले थे। उन्हें इस तरह का सही ज्ञान देने वाला कोई व्यक्ति मिला ही नहीं, इस तरह का आचरण वाला कोई व्यक्ति मिला ही नहीं था। तो इस वजह से वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के उन्हें अपना मैनेजर नियुक्त किया। लेकिन पूछा है आपका कि क्या आप इस कहानी का अंत, मतलब आप किस तरह से चाहते हैं? जिस तरह से इस कहानी का अंत हुआ कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया बंसीधर को, उसके बाद आलोपी दिन आते हैं और उन्हें अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं, तो क्या ये उचित है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि मैं इस कहानी का अंत अगर मुझे करना हो तो इस कहानी का अंत क्या हो सकता था? तो उनके खोए हुए पद और सम्मान को वापस दिलाना। इस कहानी का अंत अगर हमें करना हो तो हम क्या करेंगे कि उनका जो खोया हुआ पद था, जो खोया हुआ सम्मान था, वो वापस दिलाना ज़्यादा उचित था। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। सॉरी। अब यहाँ पे ये तो आपके पाठ्यपुस्तक से संबंधित जो क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मानसिक क्षमता पर आधारित होते हैं। अगर आप स्टोरी पढ़े हैं तो आंसर आराम से दे लोगे कि आप इस जगह पे होते तो क्या करते। अगर आपको मान लीजिए कि इस तरह की चीज़ें मिले तो आप उस स्थान पे क्या करते कि आप भी बंसीधर की तरह रहते या फिर आप उनके पैसे के लोन लेते। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, मतलब एग्ज़ाम में आपके लिए पूछता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। नमक का दरोगा कहानी के आधार पर मुंशी बंसीधर के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने जो पूरा पाठ पढ़ा तो इसमें जो मुंशी बंसीधर है उनका चरित्र कैसा है। मुंशी बंसीधर का चरित्र पूछ सकता है, पंडित आलोपी दिन का चरित्र पूछ सकता है, बंसीधर के वृद्ध पिता का चरित्र भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यह जो पूरी कहानी है इसमें मुख्य रूप से कितने पात्र हैं? 3, और तीनों ही पात्र जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। बंसीधर का व्यक्तित्व, बंसीधर पूरे इस कहानी के जो नायक हैं पूरा अलग है, पंडित आलोपी दिन का बिल्कुल अलग है, पिता का जो कर्तव्य है उनसे बिल्कुल अलग है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये जो कहानी है मुख्य रूप से 3 पात्रों पर है, तो तीनों का चरित्र आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बंसीधर के चरित्र को देखें तो क्या है, एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, किसी प्रकार का लोभ लालच उनके मन में नहीं था, स्वाभिमानी, संवेदनशीलता और विचारवान व्यक्ति थे, संवेदनशील भावना से भरे हुए थे कि मतलब अपने कार्यों से वो किसी का भी मन जीत सकते थे। जो भी कार्य करते थे धैर्य, बुद्धि और आत्मबल के साथ करते थे। वे एक व्यवहार कुशल और उत्तम आचार के व्यक्ति थे। अपने व्यवहार कुशलता से और अपने उत्तम आचार से ही उन्होंने बहुत कम समय में ही जहाँ पे नौकरी कर रहे थे वहाँ के अफसरों को मोहित कर लिया था। तो ये सब क्या है, बंसीधर का चरित्र है। और इसी के विपरीत यदि हम पंडित आलोपी दिन का चरित्र देखें तो बिल्कुल मतलब एक जमींदारी प्रथा की दबदबा वाले व्यक्ति है। चरित्र उनका बिल्कुल एक भ्रष्ट चरित्र वाले है। वो धन के ऊपर उन्हें ज़्यादा घमंड था। ये सब क्या है, पंडित आलोपी दिन का चरित्र है। वृद्ध मुंशी के चरित्र को देखें तो पिता के कर्तव्यों को बिल्कुल पूरा नहीं करते हैं। पिता के जो कर्तव्य हैं वो बिल्कुल पूरा नहीं करते। उनके अंदर लोभ, मतलब जो उनकी स्थिति थी उस दयनीयता के कारण वो लोभ, माया, मोह में पूरी तरह से फंस चुके थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार से भरे हुए थे। उनका जो आचरण था, व्यवहार था। तो ये क्या हो गया, बंसीधर का व्यक्तित्व, पंडित आलोपी दिन का व्यक्तित्व या वृद्ध पिता का व्यक्तित्व पूछे तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड देख लीजिए। नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से प्रेमचंद हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इस कहानी का जो अंत है क्या है कि चाहे असत्य, अन्याय, अधर्म, भ्रष्टाचार का साम्राज्य कितना ही क्यों न फैला हो, कितना ही अंधकार में क्यों न हो, कितना ही उसका दबदबा क्यों न हो, कितना ही उसका बोलबाला क्यों न हो, सत्य की एक चमक इन सभी अंधेरों का नाश कर देती है। कहा जाता है ना कि अंधेरे के लिए चिराग ही काफ़ी है। अंधेरा कितना ही थोड़ा सा जो चिराग होता है वो भी उस अंधेरे को समाप्त कर देता है। हल्की सी रोशनी भी अंधेरे को समाप्त कर देती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो असत्य, अन्याय, अधर्म या भ्रष्टाचार का चाहे कितना ही साम्राज्य क्यों न हो, चाहे कितना ही अंधेरा क्यों न हो, सत्य की एक चमक इन सभी अंधेरों का नाश कर देती है। तो हमें किसका साथ देना चाहिए? सत्य और ईमानदारी जैसे सद्गुणों को ही अपनाना चाहिए।
बंशीधर के पिता बंशीधर को किस प्रकार की नौकरी करने की सीख देते हैं? स्टार्टिंग में ही हमने देखा है कि एक बेईमानी से भरी हुई नौकरी करने की सीख देते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार हो, कालाबाजारी हो, बेईमानी हो, इस तरह की नौकरी करने की वो क्या देते हैं? सीख देते हैं, जिसमें रिश्वत हो, ऊपरी आय हो, जो हमेशा मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 4, पंडित आलोपीदीन कौन थे और समाज में किस प्रकार अपनी पैठ बना रखे थे? यानी कि किस तरह से उन्होंने अपना दबदबा, अपना अस्तित्व समाज में पूरी तरह से फैला के रखा हुआ था। तो कौन थे? तो दातागंज के एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। और किस तरह से उन्होंने समाज में अपनी पैठ बना रखी थी, अपनी पहुंच, अपनी दबदबा? तो इतना ज़्यादा, मतलब धनी इतना ज़्यादा था कि छोटे बड़े सभी को उन्होंने ऋण दे रखा था, और अपना काम निकलवाने के लिए वो किसी को भी पैसा देते थे। अपने धन की शक्ति के बल पर उन्होंने अदालत, पुलिस, कर्मचारियों, अधिकारियों को अपना गुलाम बना लिया था। इस प्रकार समाज में उन्होंने अपनी गहरी पैठ बना ली थी, यानी कि धन के बल पर सबको उन्होंने क्या किया था? खरीद लिया था, अपना गुलाम बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। अदालत के सभी कर्मचारी पंडित आलोपीदीन के प्रति सहानुभूति क्यों रखते थे? क्या पंडित आलोपीदीन का व्यक्तित्व ऐसा था जिनकी वजह से उनके साथ सहानुभूति थी, प्रेम थी, दया थी? नहीं, सभी के सभी, चाहे छोटे बड़े कर्मचारी हों, वकील हों, अधिकारी हों, सभी उनके प्रति सहानुभूति क्यों रखते थे? क्योंकि वे सभी आलोपीदीन की कृपा का प्रसाद पा चुके थे। आलोपीदीन ने उन्हें अपनी वाक चातुर्य और रिश्वत से खुश करके रखा हुआ था। धन के शक्ति से उन्हें अपना गुलाम बना करके रखा हुआ था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बंशीधर सत्य के पक्ष पर अडिग होते हुए भी अकेले क्यों पड़ गए थे? अदालत में सत्य थी कि जो नमक का व्यापार था उसका निषेध हो गया था, उसके बाद भी पंडित आलोपीदीन नमक, चोरी छुपे नमक का व्यापार कर रहे थे, पकड़े भी गए थे, लेकिन फिर भी सत्यनिष्ठ होते हुए भी, सत्य के मार्ग पर चलते हुए भी वो अकेले पड़ गए थे। कोई उनका साथ नहीं दिया था। तो क्यों कोई इनका साथ नहीं दिया था? तो इसी ईमानदारी के बल पर 40,000 तक के रिश्वत को ठोकर मारकर पंडित आलोपीदीन को उन्होंने गिरफ्तार किया था। किंतु अदालत के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी किसकी तरफ थे? पंडित आलोपीदीन की तरफ थे। और क्यों थे? क्योंकि वो बिके हुए थे, उनके गुलाम थे धन की शक्ति के आगे। तो इसी वजह से सत्य पर अडिग होते हुए भी, सत्य के पथ पर चलते हुए भी कोई समाज का व्यक्ति नहीं था उस समाज का जो पंडित आलोपीदीन का साथ दे। इसी वजह से क्या हो गया था? वो अकेले पड़ गए थे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन सभी प्रश्न के उत्तर को आप अपनी कॉपी में नोट करके लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।